नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 10 जनवरी 2026 के द इंडियन एक्सप्रेस अखबार को लेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासकर यूपीएससी के लिए, सवाल कहाँ छिपे होते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब ढूंढना नहीं है, नहीं। बल्कि ये समझना है कि एक सामान्य सी दिखने वाली खबर एक मुश्किल एमसीक्यू में, मतलब एक मल्टीपल चॉइस सवाल में कैसे बदल जाती है। तो चलिए एक तरह से सवाल बनाने वाले के दिमाग में झांकते हैं और देखते हैं कि इन खबरों से क्या कुछ निकल सकता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल भविष्य की टेक्नोलॉजी से है, रक्षा प्रौद्योगिकी से। सवाल यह है कि स्क्रैम जेट इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में इन कथनों पर विचार करें। पहला, पारंपरिक रॉकेट इंजनों के विपरीत जो ईंधन और ऑक्सीडाइजर दोनों ले जाते हैं, स्क्रैमजेट इंजन एयर ब्रीदिंग सिस्टम्स हैं जो ईंधन जलाने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा, एक स्क्रैमजेट इंजन केवल सबसोनिक गति यानी ध्वनि की गति से कम पर कुशलता से काम करता है। और तीसरा, डीआरडीओ ने हाल ही में 12 मिनट से ज्यादा समय तक स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया। तो सवाल है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, एक, दो या तीनों? हाँ, कितने सही हैं? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की बहुत ही बुनियादी समझ को परखता है। पहले कथन को देखें, जो कहता है कि स्क्रैमजेट एयर ब्रीदिंग होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मतलब जैसे पारंपरिक रॉकेट को अंतरिक्ष में जाना होता है जहां हवा नहीं है, तो वो अपना फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों साथ लेकर जाता है। अपना लंच बॉक्स और पानी की बोतल दोनों साथ में? एग्जैक्टली। पर स्क्रैमजेट तो वायुमंडल के अंदर ही उड़ता है, तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल कर लेता है। तो मतलब वो ऑक्सीडाइजर का वजन बचाता है। इससे या तो वो हल्का हो जाता है या फिर ज्यादा पेलोड लेकर सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे कथन पर। हाँ, ये मुझे जानबूझकर कंफ्यूज करने वाला लग रहा है। नाम में सुपरसोनिक है और कथन कह रहा है सबसोनिक। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस सवाल का ट्रैप है। दूसरा कथन पूरी तरह से खता है। अच्छा। स्क्रैमजेट का पूरा नाम ही है सुपरसोनिक कंबस्चन रैमजेट। इसका मतलब ही है कि इसमें ईंधन का दहन, मतलब कंबस्चन, सुपरसोनिक गति पर होता है। तो ये हाइपरसोनिक स्पीड के लिए बना है, मैक 5 से भी ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। असलियत तो ये है कि इसे चालू होने के लिए ही पहले किसी दूसरे रॉकेट से सुपरसोनिक गति तक पहुंचाना पड़ता है। ये सबसोनिक पर काम ही नहीं कर सकता। अच्छा, तो रैमजेट और स्क्रैमजेट में यही मुख्य अंतर हुआ कि रैमजेट सुपरसोनिक पर काम करता है, लेकिन स्क्रैमजेट में तो इंजन के अंदर भी हवा का फ्लो सुपरसोनिक ही रहता है। एकदम सही। यही सबसे बड़ा तकनीकी अंतर है। अब तीसरा कथन, डीआरडीओ के परीक्षण पर। यह कथन सही है। अखबार की खबर यही कहती है कि डीआरडीओ ने 12 मिनट से ज्यादा देर तक इसे सफलतापूर्वक चलाया है। 12 मिनट हाइपरसोनिक गति पर इतनी देर तक इंजन को चलाना तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। निश्चित रूप से। ये भारत की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की क्षमता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो कुल मिलाकर पहला और तीसरा कथन सही हैं और दूसरा गलत, मतलब 2 कथन सही हुए। हाँ, तो सही जवाब हुआ बी, केवल 2। भविष्य के इस तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी से निकलकर अब चलते हैं सीधे इतिहास की गहराइयों में। अगला सवाल बौद्ध स्थल पिपरहवा के बारे में है। दिलचस्प। कथन है, 1, यह बिहार राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। 2, इस स्थल पर हुई खुदाई से सोपस्टोन की पेटिकाएं मिली जिनमें बुद्ध और शाक्य वंश के अवशेषों का उल्लेख करने वाले शिलालेख थे। और 3, कई इतिहासकार और पुरातत्वविद पिपरहवा की पहचान प्राचीन शहर कपिलवस्तु के रूप में करते हैं। ठीक है। इतिहास और कला संस्कृति के सवालों में लोकेशन, मतलब जगह की सटीकता बहुत मायने रखती है। पहला ही कथन कहता है कि पिपरवा बिहार में है। हाँ, और ज्यादातर बौद्ध स्थल तो बिहार में ही हैं। सही कहा। और यही एक क्लासिक ट्रैप है। यह अनुमान लगाना आसान है, लेकिन ये गलत है। पिपरहवा बिहार में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में है। ओह, तो पहला ही कथन गलत हो गया। लोकेशन पर ध्यान देना कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा। अब दूसरे कथन पर आते हैं जिसमें खुदाई से मिली चीजों का जिक्र है। हाँ, ये कहानी तो बड़ी दिलचस्प लगती है। और ये कहानी बिल्कुल सच है। दूसरा कथन सही है। 19वीं सदी के अंत में एक अंग्रेज जमींदार थे, विलियम क्लैक्सटन पेपे। उन्हें अपनी जमीन पर खुदाई में पत्थर के बने कुछ छोटे छोटे संदूक मिले। पेटिकाएं? हाँ, पेटिकाएं। और बाद में जब एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
ने और खुदाई की तो शिलालेख मिले जिनसे ये साबित हुआ कि ये अवशेष भगवान बुद्ध और उनके शाक्य वंश के ही हैं। ये तो कमाल है। मतलब एक जमींदार को अपने खेत में खुदाई करते हुए बुद्ध के अवशेष मिल गए। बिल्कुल। और इसी खोज ने तीसरे कथन को भी बल दिया होगा जिसमें पिपरहवा को कपिल वस्तु बताया गया है। सही बात है। तीसरा कथन भी सही है। कपिल वस्तु की असली लोकेशन को लेकर इतिहासकारों में काफी बहस थी, लेकिन पिपरहवा में मिली इन मोहरों और शिलालेखों ने इतने मजबूत सबूत दिए कि ज्यादातर विशेषज्ञ मान गए कि यही असली कपिल वस्तु है। तो पहला कथन गलत, पर दूसरा और तीसरा सही है। यानी सही जवाब हुआ बी, केवल 2 और 3। सही कहा। और परीक्षा में ऐसी कहानियां ही तथ्यों को याद रखने में मदद करती हैं। अतीत के रहस्यों से निकलकर अब वर्तमान की चुनौतियों पर आते हैं। हमारा अगला सवाल आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है। राष्ट्रीय आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी NIDMS के बारे में। पहला कथन है, इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA द्वारा टेरर फाइनेंसिंग को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है। ओके। दूसरा, यह इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी की घटनाओं से संबंधित डेटा को एकत्र और विश्लेषण करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल रिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है। और तीसरा, यह प्लेटफॉर्म राज्य पुलिस, ATS और NSG के बीच डेटा के आदान प्रदान की अनुमति देता है। ठीक है, इनमें से कितने सही हैं? देखिए, आंतरिक सुरक्षा के सवालों में सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किस एजेंसी का क्या काम है। पहला कथन कहता है कि इस सिस्टम को NIA ने बनाया है। यहीं पर परीक्षक आपकी सटीकता की जांच कर रहा है। ये गलत है। तो किसने बनाया है इसे? खबर के अनुसार इस सिस्टम को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG ने विकसित किया है और इसे NSG का नेशनल बॉम्ब डेटा सेंटर ही चलाता है। अच्छा, तो ये NIA और NSG के बीच कंफ्यूज करने की कोशिश है। दोनों ही एजेंसियां आतंकवाद से लड़ती हैं, तो ये गलती करना आसान है। बिल्कुल। अब दूसरा कथन जो इसके काम के बारे में है वो पूरी तरह सही है। ये एक डेटाबेस से कहीं ज्यादा है। ये एक डॉट कनेक्टर है। डॉट कनेक्टर मतलब सोचिए, पहले हर बम धमाके की जानकारी अलग अलग राज्यों की पुलिस की फाइलों में बंद रहती थी। अब इस सिस्टम से एक क्लिक पे पता चल सकता है कि क्या कश्मीर में इस्तेमाल हुआ विस्फोट वैसा ही है जैसा नॉर्थ ईस्ट में किसी हमले में मिला था। अच्छा, तो ये आईडी बनाने के पैटर्न को पहचानने में एक गेम चेंजर है। और जाहिर है, पैटर्न पहचानने के लिए अलग अलग एजेंसियों की भी जानकारी साझा करना जरूरी होगा। एग्जैक्टली। और यहीं से तीसरा कथन भी सही साबित होता है। ये सिस्टम एक नेटवर्क की तरह है जो राज्य पुलिस, ATS और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों समेत 540 जगहों को NSG से जोड़ता है। तो पहला कथन गलत, लेकिन दूसरा और तीसरा सही। मतलब फिर से जवाब B, केवल 2 हुआ। हाँ, यहाँ मुख्य बात यह है कि कौन सी एजेंसी किस काम के लिए जिम्मेदार है, ये जानना बेहद जरूरी है। एजेंसियों के बीच इस सहयोग या कभी कभी असहयोग की बात हमें हमारे अगले सवाल पर ले आती है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत ही चर्चित मुद्दे पर है। CBI और राज्यों के बीच शक्तियों का टकराव। ये तो हमेशा खबरों में रहता है। सवाल है, CBI के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें। 1. CBI अपनी जांच शक्तियों को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त करती है। ठीक है। 2. DSPA अधिनियम की धारा 6 के तहत सामान्य सहमति यानी जनरल कंसेंट CBI के लिए किसी भी राज्य में अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए अनिवार्य है। और 3. किसी राज्य सरकार द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने से CBI उन मामलों की जांच भी नहीं कर सकती जिनका आदेश सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट ने दिया हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और भारत के संघीय ढांचे की समझ की गहरी परख करता है। पहला कथन जो CBI की शक्तियों के स्रोत के बारे में है वो बिल्कुल सही है। CBI को उसकी शक्तियां DSPA अधिनियम 1946 से मिलती हैं। ठीक है, अब ये सामान्य सहमति का क्या मामला है? हम अक्सर सुनते हैं कि किसी राज्य ने CBI से सामान्य सहमति वापस ले ली। दूसरा कथन भी सही है। असल में DSPA अधिनियम की धारा 6 कहती है कि CBI को किसी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए उस राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। हर केस के लिए नहीं, इसीलिए राज्य एक सामान्य सहमति दे देते हैं ताकि CBI को हर छोटे बड़े मामले के लिए बार बार अनुमति ना लेनी पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र से नाराज है तो वो इस सहमति को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करके CBI की जांच को मुश्किल बना सकती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। लेकिन अब आता है इस सवाल का सबसे दिलचस्प हिस्सा।
तीसरा कथन। कि क्या राज्य की ना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश पर भी भारी पड़ती है? बिल्कुल। और यहीं पर संविधान का महत्व सामने आता है। तीसरा कथन गलत है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संविधान से असाधारण शक्तियां मिली हैं। वे देश में कहीं भी किसी भी मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं और उनके इस आदेश के लिए किसी भी राज्य की सहमति की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब अदालतों की संवैधानिक शक्ति डीएसपी जैसे किसी सामान्य कानून के प्रतिबंधों से कहीं ऊपर है। एकदम सही। वाह। तो पहला और दूसरा कथन सही है, पर तीसरा गलत। सही जवाब है ए 1 और 2। राष्ट्रीय स्तर पर शक्तियों के संतुलन से अब हम चलते हैं वैश्विक मंच पर। हमारा आखिरी सवाल एक ऐसे संगठन के बारे में है जहां भारत नेतृत्व की भूमिका में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए पर। एक जरूरी पहल। कथन है, एक, इसकी कल्पना भारत और फ्रांस द्वारा एक संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। 2, ये एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। और 3, इसका प्राथमिक उद्देश्य सौर ऊर्जा में निवेश जुटाकर वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, इनमें से कितने सही हैं? हाँ, ये सवाल भारत की विदेश नीति और जलवायु परिवर्तन पर उसकी भूमिका को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि इसके तीनों ही कथन सही हैं। अच्छा, तो ये एक सीधा सवाल है, मतलब जवाब है सी, सभी 3। चलिए फिर भी इसके हर पहलू को जल्दी से समझ लेते हैं कि इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल। पहला कथन भारत और फ्रांस की साझेदारी की बात करता है, जो एकदम सही है। आईएसए को 2015 में पेरिस में हुए COP21 के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था। ये वैश्विक मंच पर भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। और दूसरा कथन इसके कानूनी दर्जे की बात करता है, संधि आधारित संगठन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये कोई अनौपचारिक समूह नहीं है। इसका अपना एक कानूनी ढांचा है और सदस्य देशों ने एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इसे एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय पहचान देता है। और तीसरा कथन इसके मकसद को बताता है, जो कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। हाँ, और सिर्फ बढ़ावा देना नहीं, बल्कि इसके लिए जरूरी पैसा और टेक्नोलॉजी जुटाना भी है। इसका लक्ष्य है सौर ऊर्जा को इतना सस्ता और सुलभ बनाना कि विकासशील देश भी आसानी से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को छोड़कर स्वच्छ ऊर्जा को अपना सकें। तो इसके तीनों कथन सही हैं। ये सवाल दिखाता है कि भारत अब सिर्फ नियमों का पालन करने वाला देश नहीं, बल्कि वैश्विक नियम बनाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। एकदम सटीक विश्लेषण। तो ये था आज के अखबार में छिपे कुछ सवालों का विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे एक हाइपरसोनिक इंजन की खबर से लेकर जमीन के नीचे दबे सदियों पुराने राज तक हर जगह से परीक्षा के लिए सवाल बन सकते हैं। आज की चर्चा से एक बात साफ है कि सिर्फ खबर पढ़ना काफी नहीं है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट, उसकी बारीकियां और दूसरे विषयों से उसका जुड़ाव समझना जरूरी है। स्क्रैम जेट में भौतिकी, पीपरवाह में पुरातत्व, सीबीआई के मामले में राजव्यवस्था और आईएसए में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सब कुछ आपस में जुड़ा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई खबर पढ़ें तो कोशिश कीजिए कि उसमें से खुद एक ऐसा ही एमसीक्यू बनाने की। ये छोटा सा अभ्यास आपकी तैयारी को एक नया आयाम दे सकता है। और खबरों को देखने का नजरिया भी हमेशा के लिए बदल सकता है।